हाँ नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। मैं हूँ सत्येंद्र धाकड़, एक बार फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ हिंदी का दूसरा वीडियो, दूसरा टॉपिक का नाम है काव्यबोध। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस बात की गारंटी है कि उनको मज़ा आएगा। और मुझे अच्छा लगा कि आपने मेरे पढ़ाने पर विश्वास किया, मुझ पर भरोसा किया। और अब मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आपने मेरे ऊपर भरोसा किया, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आने वाले 28 से 29 वीडियोज़ में मैं जिस तरीके से हिंदी को ख़त्म करने वाला हूँ, आपके हिंदी में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूँ, यहाँ पर लिखा है काव्यबोध सेकेंड, मतलब काव्यबोध फर्स्ट का वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। वो डेमो वीडियो था, तो वो ऐप के बाहर फ्री वीडियो लेक्चर में भी आपको मिल सकता है। ठीक, उसकी लिंक मैं ऐप के अंदर भी डाल के रखा हूँ, यूट्यूब पर भी डला है। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं काव्यबोध सेकेंड। काव्यबोध फर्स्ट जो हमने पढ़ा था इसके पहले, उसमें हम पढ़ चुके हैं रस और अलंकार। ठीक, ये दोनों। जितने लोग इस वीडियो पर पहली बार हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो पहले काव्यबोध फर्स्ट यानी रस और अलंकार जा करके जरूर पढ़ लें। इनके नोट्स टॉपिक वाइज आपको मिल रहे हैं और ऐसे ही मिलते जाएंगे। ठीक है, अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं काव्यबोध सेकंड। काव्यबोध सेकंड में आज हम जो टारगेट कर रहे हैं वो है छंद, दूसरा टॉपिक है शब्द शक्ति और तीसरा है शब्द गुण। ये उण लिखा हुआ है, वो शब्द गुण है। हमारे यहाँ जो टाइपिंग वाला भाई है हमारा, वो थोड़ी थोड़ी त्रुटियां कभी कभार कर देता है, तो उसको नज़रअंदाज करें। शब्द गुण, शब्द शक्ति और छंद, ये 3 टॉपिक आज टारगेट करने वाले। चलिए देखते हैं पहला टॉपिक, छंद। छंद का मतलब क्या होता है? छंद का मतलब है एक तरह से व्यवस्था, एक तरह से जमावट। किस चीज की जमावट? पहले यहां देखिए, वर्णों की संख्या, ठीक, मात्रा, गणना, यति, गति से संबंधित, यानी कितनी चीजें देखो, संख्या, संख्या की मात्रा, संख्या वर्णों की संख्या, कौमा मात्रा गणना 2, कौमा यति, कौमा गति, यानी 4 चीजें। अब यानी ऐसी संरचना जिसमें हम शब्द वर्ण गिन रहे हो, ऐसी संरचना जिसमें हम मात्राएं गिने, ऐसी संरचना जिसमें यति हो और गति हो। यति का मतलब होता है विराम, रुकावट कहीं, और गति का मतलब होता है प्रवाह, मतलब लय, जिसके अंदर लय हो। तो जिन संरचनाओं के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं, उस विधा को कहते हैं छंद। यानी छंद को के अंदर गति होती है, प्रवाह होता है, बहता है, यानी उसके अंदर लय होती है, एक जैसी लय में गाई जाती हैं सारी लाइनें। और यति मतलब उसमें एक फिक्स पॉइंट पर रुकावट होती है कि हाँ इतने समय के बाद, इतने वर्णों के बाद रोकना है। कुछ छंद मात्राओं को गिन करके लिखे जाते हैं, तो कुछ छंद वर्णों को लिख करके, गिन करके लिखे जाते हैं। इसी आधार पर अपन आगे चलेंगे, उसे कहते हैं छंद। ठीक, तो छंद में आपने 4 बातें याद रखी, वर्णों की संख्या, मात्रा की गणना, यति और गति। इसके बाद छंद के अंग कितने हैं? तो अंग मैंने अभी आपको बताया, यही अंग होते हैं। क्या है? वर्ण। यानी कुछ छंद वर्णों से मिलकर, वर्णों को गिन गिन के लिखे जाते हैं, यानी वर्ण प्राथमिक होता है। कुछ छंद मात्राओं को गिन गिन के लिखे जाते हैं, तो उनमें मात्राएं प्राथमिक होती हैं। यति, यति का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि एक कॉमा होता है, बीच बीच में जाकर के रुकना। ठीक, जैसे दोहे में अपन 13 मात्रा के बाद रुक जाते हैं, 11 13 के बाद, यानी 11 के बाद रुक जाते हैं, फिर 13। यति मतलब विराम, कॉमा लगा करके। गति मतलब प्रवाह, गति का मतलब होता है प्रवाह, मतलब लय। जैसे चौपाई की लय अलग होती है, राम रमा पति कर धन लेहू, तो जो हु पर जाकर के अपन रुक रहे हैं, यही चीज क्या है? यति है। और जिस प्रवाह में ये चल रहा है, मतलब इसको गाया जा रहा है, वो क्या है? गति है। उसके बाद में चरण,
चरण का मतलब होता है पाद, मतलब पद, कितने हिस्सों में, यानी जैसे चौपाई, दोहा कितने चरणों में लिखा गया है। तो चरण का मतलब जहां विराम आ रहा है उस विराम तक के एक हिस्से को एक चरण कहते हैं। ठीक, कुछ छंदों में 4 चरण होते हैं, कुछ छंदों में 6 चरण होते हैं। ठीक, उसके बाद में तुक। तुक का मतलब होता है कोई भी पंक्ति जो अपन लिख रहे हैं उस पंक्ति का अंतिम वर्ड क्या है, अंतिम शब्द क्या है। तो अंतिम वर्ड जैसे मैंने पढ़ा था कि राम रमापति कर धन लेहु, तो इसमें हु आ रहा पीछे, तो यहां हु आ रहा मतलब इसके दूसरे वाले पद में भी अंत में क्या होगा, हु ही आएगा। पूरा क्या है, राम रमापति कर धन लेहु। तो जिस तरीके से मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, तो वहां भी र और यहां भी र बड़ी की मात्रा के साथ आ रहा है, इस चीज को बोलते हैं तुक। ठीक, तो छंद बनने के लिए मैं फिर से बता दूं आपको, वर्ण की जरूरत पड़ती है, इनको गिनते हैं कहीं कहीं, मात्राओं की जरूरत पड़ती है, कहीं कहीं मात्राएं गिनी जाती हैं। यति मतलब विराम, कहीं एक फिक्स पॉइंट पर कॉमा होता है कि भाई इतने वर्ण के बाद कॉमा लगेगा या इतनी मात्राओं के बाद कॉमा लगेगा, ये हर एक छंद में अलग अलग तरीके से फिक्स होता है। गति मतलब उसकी लय होती है, चरण मतलब उसमें कितनी लाइनें हैं, कितने विराम आ रहे हैं, और तुक मतलब जहां लाइन खत्म हो रही है उस जगह पर आपका जो वर्ण है वो क्या आ रहा है। ऐसा ही वर्ण आगे के चरणों में भी आएगा। ठीक, तो मुझे लगता है कि परिभाषा और अंग आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, छंद के प्रकार, मैंने अभी आपको कहा कि छंद 2 प्रकार से हो सकते हैं। मूलतः तो ये 2 प्रकार है, ये वाला और ये वाले। जैसे ये कौन सा है, मात्रिक, और ये है वर्णिक। नाम से ही सिद्ध है। मात्रिक मतलब जिन छंदों में मात्राएं गिनी जाती हैं, मात्राएं गिनी जाती हैं, यानी ऐसे छंद जिनमें मात्राएं गिनते हैं उन्हें कहते हैं मात्रिक छंद। और ऐसे छंद जिनमें वर्ण गिने जाते हैं, वर्ण मतलब अक्षर, उन्हें कहते हैं वर्णिक छंद। लेकिन मुक्तक का मतलब होता है मुक्त, मुक्त मतलब आजाद, न उसमें वर्ण गिने जाते हैं ना ही उसमें मात्राएं गिनी जाती हैं। तो फिर वो छंद कैसे हुआ। छंद होता है उसमें भाव प्रधान होता है। भाव मतलब वो छोटा होता है लेकिन उसके अंदर बात कंप्लीट होती है। 4 लाइन का, 2 लाइन का, जो भी मुक्तक छंद होते हैं वो अपने आप में संपूर्ण भाव रखते हैं और भाव अच्छा रखते हैं, इसीलिए मात्राओं और वर्णों की प्रधानता थोड़े समय के लिए खत्म कर दी जाती है, यानी केवल भाव प्रधान होते हैं। कैसे होते हैं, भाव प्रधान होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बीच बीच में मैं एक बार और बता दूं, मैं जिस तरीके से यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही सटीक तरीका है। इनके बारे में और डिटेल्ड जानकारी और अच्छे अच्छे PDF में नोट्स वो आपको मिल रहे हैं और मिलते जाएंगे। वहाँ से आपको तैयारी करनी है पेपर में लिखने के लिए, लेकिन समझना कहाँ से, यहाँ से। अगर हम यहाँ ज़्यादा थ्योरी लिखाएंगे, इस बोर्ड पर ज़्यादा थ्योरी लिखी रहेगी तो फिर हौच पौच होगी, आपको समझने में अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए यहाँ वो बातें रखी गई हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आपको याद कराना है। हम चाहते हैं कि वो आपको याद हो जाए, वो बातें यहाँ आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ये हो गए आपके 3 प्रकार, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। मात्रिक में मात्राएं गिनते हैं, वर्णिक में वर्ण गिनते हैं, और मुक्तक में न वर्ण गिनते हैं न मात्राएं गिनते हैं, केवल भाव देखते हैं। भाव अच्छा होगा तो मुक्तक छंद हो जाता है। ठीक, चलिए देख लीजिए एक बार, देख लिया आगे। प्रमुख मात्रिक छंद, कुछ मात्रिक छंद यहां दिए हुए, जैसे दोहा, चौपाई और सोरठा। यदि आपको तीनों चीजें देखनी है तो इनके लिए आप रामायण खोलिए। रामायण में ये 3 चीजें सर्वाधिक दी गई है, छंद भी दिए हैं उसमें, सवैया छंद वगैरह भी, लेकिन ये सबसे ज़्यादा चौपाई है रामायण के अंदर। अगर इन तीनों के उदाहरणों की बात करना है तो अपन क्या देख लेंगे, रामायण देख लेंगे। रामायण यदि आप देखोगे तो आपको रामायण में दोहा भी मिलेगा, चौपाई भी मिलेगी और सोरठा, ये हमारा सोरठा। ठीक,
जो टाइपर है इसकी इस बार बहुत अच्छे से खबर ली जाएगी, बहुत त्रुटियां कर रहा है, आगे से नहीं होगी, विश्वास दिलाते हैं। तो दोहा, चौपाई और सोरठा। अब इनमें मूल बात क्या है, इनके उदाहरण मूल है? उदाहरण मूल नहीं है। उदाहरण इसीलिए मूल नहीं है क्योंकि चौपाई के हजारों हजार चौपाइयाँ हैं, उनमें से कोई भी आपको एक दो चौपाइयाँ याद रखनी है। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। ठीक, तो इस तरीके की चौपाइयाँ हजारों हैं, उनमें से आप एक दो चौपाई याद रख सकते हैं। मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ये मूल बात है। तो ये याद रखना है, चौपाई। तो आपको कैसे याद रहेगा कि चौपाई में 16 मात्राएं रहती हैं? ये काम है सत्येंद्र सर का। ठीक, अगर ये मैं आपको याद करवा पाया, समझा पाया, तो मतलब मेरा काम हो गया, क्योंकि उदाहरण तो मैं याद आप सभी लोग कर ही लोगे, इतने सारे उदाहरण है, कहीं से भी एक एक दो दो लाइन कर लेंगे। मात्राओं की संख्या याद करवाना बड़ा ट्रिकी काम है। ठीक, लेकिन हम इसको याद करवाएंगे कैसे? चौपाई, चौपाई मतलब चौ से आएगा 4। ठीक, पाई का मतलब एक तरह से मान लो कि भाई 4 पे, 4 पे। अब 4 पे मतलब 4 का वर्ग कर दो, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। ये मैं ऐसे तुक्के मार रहा हूँ, इसका कोई ऐसा कोई बेस नहीं है कि ऐसी कहीं ट्रिक है। ये अपन सिर्फ बात इसीलिए करते हैं ऐसी ताकि बच्चों को ये चीज़ें याद रह जाएं। तो चौपाई, चौपाई का मतलब 4 4 की पाई, मतलब 4 4 की पाई, 4 4 16। तो चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक, दोहे में कितनी होती हैं? दोहे में होती हैं 13 और 11। ये डबल डबल लिखा है, ये 11 है। 13 और 11 11 मात्राएं होती हैं। ठीक, प्रथम तृतीय में 13 और दूसरे चौथे में 11 11 मात्राएं होती हैं। जैसे दोहा जिंदगी में आप इतने सारे पढ़े होंगे, आपने देखे होंगे, उनमें से कोई भी एक दोहा याद दिला दीजिए। अब आप कहाँ से याद दिलाओगे, आप तो इधर हो ही नहीं। मैं आपको बता देता हूँ एक कोई मन से दोहा बना करके, या फिर मैं अपना ही दोहा आपको बता देता हूँ कि मन मंदिर में राम बसें, देह बसे हनुमान, रावण रूप जला सकें, क्रोध लोभ अभिमान। तो इसमें आप देखिए कितने बार रुकावट आ रही है। इसमें देखो, मन मंदिर में राम बसें, यहाँ रुके, तो यानी ये हो गया आपका पहला चरण। देह बसे हनुमान, ये हो गया आपका दूसरा चरण। ठीक, तो पहले चरण में जब आप मात्राएं गिनोगे तो 13 निकलेंगी। ठीक, दूसरे चरण में मात्रा गिनोगे तो कितनी निकलेंगी? 11। यानी पहले में 13, दूसरे में 11, फिर तीसरे में 13, चौथे में 11। यानी प्रथम तृतीय का मतलब हो गया पहला, प्रथम और तृतीय। ठीक, प्रथम तृतीय में 13 और दूसरे चौथे में 11। दूसरे चौथे में नहीं, 1 4। तो देखो प्रथम तृतीय में तो वो पहले ही कह रहा है, प्रथम तृतीय का मतलब 13 हो रहा है, 13 में 13, ऐसे याद करना है, 13 में 13। उसके बाद दूसरे चौथे में, दूसरे चौथे में यानी दूसरे नंबर वाले में आएगा, और चौथे नंबर में, दूसरे और चौथे में, दूसरे चौथे में कितनी आएगी? 11 11 मात्रा आएगी। तो दूसरे चौथे में क्या कॉमन आ रहा है? एक जैसा है दूसरा चौथा, यानी सम है। ठीक, तो सम से आपको याद रखना पड़ेगा कि सम में मात्राएं कैसी होती हैं? एक जैसी होती हैं। एक जैसी मतलब एक एक। थोड़ा सा ट्रिक बनाने की कोशिश करिए। दूसरे चौथे में कैसी होती है? सम, दूसरा चौथा सम है। सम मतलब एक जैसी, समान, समान मतलब एक एक। ठीक, एक एक मतलब ये है आपका सम, सम, और सम में आ गया समान, और समान मतलब एक एक। ठीक, 11 11। और प्रथम तृतीय कितना है? दोनों को मिला के 13, तो 13 में 13। तो ये इस तरीके से हम आपको ट्रिक बना बना करके कुछ अलग अलग तरीके से, ऐसे तरीके से बता रहे हैं कि आप जीवन में इनको कभी भूलो नहीं। ठीक, चौपाई का हमने बता दिया कि चौपाई में 16 होती हैं, कभी नहीं भूलोगे। दोहे में भी अब आप 13 11 होती हैं, और कौन से में 13 होती हैं, कौन से में 11 होती है, ये भी आप कभी नहीं भूलोगे। अब बात आती है सोरठा। तो सोरठा के सामने लिखा है दोहे का उल्टा। तो दोहे का जो उल्टा होता है उसे सोरठा कहते हैं। अब दोहे का उल्टा कैसा? दोहे का उल्टा मतलब प्रथम और तृतीय में कितना?
प्रथम और तृतीय में आ जाएगा, उल्टा करना है तो 11 11, और द्वितीय और चौथे यानी चतुर्थ में आ जाएगा आपका 13 13। यानी जो मात्रा 11 यहाँ थी वो यहाँ पहुँच जाएंगी, और जो 13 यहाँ थी वो यहाँ आ जाएंगी। बस इतनी सी बात है। एक दुआ याद करना, उसका उल्टा करके भी लिख दोगे तो सोरठा का उदाहरण हो जाता है, बस मतलब निकलना चाहिए, ठीक। या फिर एक सोरठे का उदाहरण आप किताब से याद कर सकते हो, ठीक है। मुझे लगता है कि ये मात्रा मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी है और शानदार तरीके से आपको याद हो गई होंगी। एक बार देख लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्त। ओके, चलिए देखिए, अब आगे है रोला, उल्लाला और छप्पय। ये तीन एक साथ लिखे हैं क्योंकि तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते से हैं। कैसे हैं देखिए, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, 11, और जहां जहां 11 लिखना था भाई साहब ने अंग्रेजी में रोमन गिनती बना दी है। 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है। यति का मतलब मैंने अभी बोला क्या होता है, विराम, रुकावट। यानी 11वें नंबर पर रुकेंगे और फिर अपन 13वें नंबर पर रुकेंगे। यानी एक लाइन में कितने विराम होंगे, 2 विराम होंगे। पहला आएगा आपका 11वें नंबर पर और लास्ट में आएगा 13वें नंबर पर, ठीक। यानी एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि इसकी एक लाइन किसकी लाइन होती है, इसकी एक लाइन होती है सोरठा की लाइन, क्योंकि यही लाइन किस में पाई जाती है, 11 और 13 किस में पाया जाता है, सोरठा में पाया जाता है, ठीक है। तो यानी सोरठा पंक्ति होती है इसकी एक। अब सोरठा में चूंकि 2 ही लाइन होती हैं, इसमें आपको चरण बढ़ाने हैं 4, यानी इसमें 4 चरण करने। कितने चरण करने, 4 चरण तक। 4 चरण तक आप सोरठे की लाइन लिखते जाओ तो बनने वाली चीज क्या कहलाएगी, बनने वाली चीज कहलाएगी रोला छंद। क्या कहलाएगी, रोला छंद, ठीक। अभी मैं एक बार इनकी सबकी मात्रा याद करवा दूं, फिर मैं आपको कुछ बुक्स के नाम बताऊंगा। वैसे आपको बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर भी, और कुछ उदाहरणों को भी मैं एक आधे बाद में रिवीजन में ले लूंगा, ठीक है। आखिरी में अगला है उल्लाला। 4 चरण होते हैं, ठीक है, जिसके प्रत्येक विषम चरण में 15 15 मात्राएं और सम चरणों में 13 13 मात्राएं। विषम का मतलब होता है पहला व तीसरा। पहला व तीसरा जो चरण है उसमें कितनी आएंगी, 15 15 मात्राएं आएंगी। और जो सम चरण है, सम चरण का मतलब होता है दूसरा और चौथा, इसमें कौन कितनी मात्राएं आएंगी, 13 13 मात्राएं आएंगी। तो उल्लाला, उल्लाला में आपको क्या याद रखना है, 15 13। उल्लाला में 15 और 13। रोला में क्या याद रखना है कि रोला याद करना है आपको सोरठे की तरह। कैसे याद करना, सोरठा, सोरठा की जो लाइन होती है वही किसकी लाइन होती है, रोला की होती है। बस उसमें हम क्या बढ़ा देते हैं, पंक्तियों की संख्या बढ़ा देते हैं, ठीक है। और उल्लाला में हम क्या करते हैं, 15 13 के विराम से टोटल कितनी मात्राएं हो गई हैं, लगभग 28। कितनी कुल हो गई आपकी 28 मात्राएं होती है, ठीक। तो इतना सब कुछ आपको याद रखना है उल्लाला में। उसके बाद आता है छप्पय। छप्पय का मतलब होता है छपरा। छपरा मतलब थोड़ा ये भी थोड़ा वो भी, ठीक। मतलब एक तरह से कह सकते हैं सलाद, मिश्रण। तो आपको बताएं इसमें 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। यानी देखो प्रथम 4 किसके हैं, रोलाला, और अंतिम 2 किसके हैं, उल्लाला। यानी इसमें 6 लाइनें होंगी, 1 2 3 4, ठीक। और उसके बाद 2 लाइन अलग कलर से बना देते हैं थोड़ा, 5 और 6। तो ये जो लाइनें हैं ये किसकी हैं शुरू की, ये आएंगी आपकी रोला की। और जो अंतिम 2 लाइन है ये किसकी आएंगी, उल्लाला की, ठीक। तो छप्पय का मतलब होता है मिश्रण, सलाद, जिसमें रोला और उल्लाला दोनों हो, उसे कहते हैं छप्पय। शुरू की 4 लाइनें रोला की होती हैं और अंतिम 2 लाइनें उल्लाला की होती हैं, ठीक। मैंने अभी आपको कहा कि ये काव्य बोध चल रहा है
काव्य बोध में से 5 ऑब्जेक्टिव आएंगे और 2 नंबर के 2-2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, टोटल ये 9 नंबर का है। तो मैं आपको बता दूं 2 नंबर का एक जो क्वेश्चन आएगा वो छंद से ही आएगा और 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो रस और अलंकार से आ सकता है। ठीक, इनके अथवा में शब्द शक्ति, शब्द गुण कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आने ही आने। तो हम क्या करें, हम इन सब की परिभाषाएं याद करने का तरीका तो ये है कि इनकी मात्रा याद रखो और इसमें किसमें कितने चरण हैं ये भी याद रखो। बाकी का एक एक उदाहरण दोस्त आप पूरी तरह से आज़ाद हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैं PDF में लिख के भेजूंगा वो याद रखें, आपके पास पहले से याद है तो वो भी चलेगा। एक एक उदाहरण सबका याद रखिए, बाकी का काव्य बोध में ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक, मात्राओं का खेल है, बस ये संख्या आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो देख लीजिए एक बार, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ओके, देखिए प्रमुख बाणिक छंद, सवैया। सवैया में वर्ण फिक्स नहीं होते, 22 से लेकर के 26 तक, यानी एक ऐसा छंद जिसमें 22 से लेकर के 26 तक अगर वर्णों की संख्या आ रही है तो वो चीज़ किस में आएगी, वो सवैया में आएगी। अब सवैया में फिर वर्णों के आधार पर ही अलग अलग प्रकार के होते हैं। 12वीं क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट सवैया छंद हैं, जिसमें से एक है दुर्मिल और दूसरा है मत्यगंध, मत्यगयंध। मत्यगयंध, इन दोनों में क्या होता है, वर्ण देखो 22 से 26 के बीच में आ रहा है। एक में आ रहे हैं कितने, 24, और एक में आ रहे हैं कितने, 23। ठीक, जिसमें 24 वर्ण आते हैं वो दुर्मिल है और मत्यगयंध है जिसमें 23 वर्ण आते हैं। ठीक, 23 वर्ण और 24 वर्ण ये दो किसके उदाहरण है, ये दोनों के दोनों सवैया के ही उदाहरण है, ध्यान रखना। यानी ये भी सवैया है और ये भी सवैया है। तो करने वाली बात क्या है कि इन दोनों के उदाहरण याद कर लो। अगर आपसे सवैया छंद पूछे तो फिर ये उदाहरण यही लिख सकते हो, ये उदाहरण भी यही लिख सकते हो। ठीक है। हाँ, आगे देखिए, कवित्त। कवित्त में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 31 वर्ण होते हैं। 16 और 15 पर यति होती है। 16 और 15 पर यति का मतलब होता है पहला ब्राह्म 16 पे आएगा और दूसरा ब्राह्म कितने पर आएगा, 15 पे आएगा। ठीक, दोनों को कुल मिलाकर के जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएंगे 31 और 31 में आपका आएगा कवित्त। कवित्त 31, 32 में भी ऐसा टाइप का आ रहा है, तो इससे याद आपको ऐसा रखना पड़ेगा कि 31 कवित्त मतलब इन दोनों में आ रहा, मतलब इनमें 30 के ऊपर 31, 32 के आसपास मात्राएं होती हैं। तो 31 ये याद रखने का एक अच्छा अपना तरीका है, आपको याद रहेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ जाकर के आपका एक टॉपिक फिनिश हुआ है जिसका नाम है छंद। तो छंद को एक बार मैं शब्द शक्ति स्टार्ट करूँ उसके पहले आपको मैं बता दूं, वैसे मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ लेकिन फिर भी यहाँ से देखिए 2 मिनट में एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए। छंद परिभाषा, जिसमें वर्णों की संख्या, मात्राओं की गणना, यति गति होता है, उसे हम छंद कहते हैं। ठीक, वर्ण मतलब अक्षर, मात्राएं आपको वही 2 और 1 चलती है। यति का मतलब होता है विराम, गति का मतलब होता है लय, चरण का मतलब होता है पंक्तियों की संख्या और तुक का मतलब होता है आखिरी में आया हुआ जो वर्ण है वो एक जैसा होना चाहिए। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा था छंद के प्रकार, ये 3 प्रकार के होते हैं, मात्रक, वर्णिक और मुक्तक। मात्रक वो होता है जिसमें मात्राएं गिनते हैं, वर्णिक वो होता है जिसमें वर्ण गिनते हैं, और मुक्तक वो होता है जिसमें न वर्ण गिनते हैं न मात्राएं गिनते हैं, केवल क्या प्रधान होता है, वहाँ प्रधान होता है उसका भाव। भाव अच्छा होना चाहिए, आप मुक्तक छंद लिख सकते हैं। उसके बाद प्रमुख मात्रक छंदों के नाम लिखे हैं ये, इसमें मात्राएं याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट थी बस। तो दोहे में कितनी होती हैं, दोहे में मात्राएं होती हैं 13, 11, यानी पहले तीसरे में 13 और दूसरे चौथे में 11। सोटा इसका उल्टा होता है, पहले तीसरे में 11 और दूसरे चौथे में 13। चौपाई के प्रत्येक चरण में होती हैं 16 मात्राएं। ठीक, इसके बाद है रोला। रोला में होती हैं 24 मात्राएं, 11 और 13 पे यहाँ यति होती है। उसके बाद है उल्लाला में 4 चरण होते हैं, 15-15 मात्राओं होती हैं इनके सम चरणों में और 13-13 मात्राएं होती हैं इनके विषम चरणों में। छप्पा इन दोनों का संयोग होता है, पहले की 4 लाइन इसकी और 2 लाइन नीचे की इसकी, यानी ये 4 लाइन रोला होती हैं, नीचे की 2 लाइन उल्लाला होती हैं।
उसके आगे हमने बताया था प्रमुख वर्णिक छंद सवैया में 22 से लेकर 26 तक कुछ भी वर्ण हो सकते हैं, जिनमें से इंपॉर्टेंट है 24 वर्ण वाला। 24 वर्ण वाले को द्रुमिल बोलते हैं, 23 वर्ण वाले को मध्यगंध बोलते हैं। ठीक, उसके बाद में कवित्त। कवित्त में 31 मात्राएं होती हैं और इसमें यति होती है 16 और 15 के हिसाब से, यानी एक तो 16 पर विराम होता है और एक 15 के बाद विराम होता है। ठीक, ये था पूरा का पूरा मात्रा और वर्ण की संख्या के आधार पर छंद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मात्राएं और इनकी संख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। उदाहरण जो आपके बचे हैं वो आपको पीडीएफ में मिलेंगे। पीडीएफ में जाकर के एक एक उदाहरण आपको केवल याद रखना है। ठीक, और उम्मीद है और मुझे भरोसा है पूरा का पूरा कि आप ऐसा कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, शब्द शक्ति। थोड़ा सा पानी पिया जाए हल्का सा। शब्द शक्ति, देखिए जिस शक्ति से, शब्द शक्ति मतलब शब्द की पावर, जिस शक्ति, शब्द में निहित अर्थ। मैंने कहा आपसे कि मुझे भरोसा है, तो इसमें जो भरोसा है, ये भरोसा क्या है? भरोसा तो एक शब्द है, लेकिन इसकी पावर ये है कि हमें ये बता रहा है कि मुझे आप पर भरोसा है, आप ऐसा कर सकते हो, उस बात पर मुझे भरोसा है। तो भरोसे की जो पावर है, ये उस शब्द की पावर है जो हमारे एक दूसरे के भेद को बता रहा है। ठीक, तो जिस शक्ति से शब्द में निहित अर्थ को स्पष्ट किया जाता है, यानी उस शब्द के अंदर कौन सा अर्थ है, जो चीज बताती है वही चीज उसकी क्या कहलाती है? शब्द शक्ति कहलाती है। ठीक, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। कैसे? प्रसिद्ध अर्थ का बोध कराती है, यानी अविधा और मुख्यार्थ से भिन्न। इसका मतलब थोड़ा सा ऐसा है कि जैसे कोई ऐसा फेमस काम, जैसे मैंने कहा भरोसा, तो भरोसा फेमस है, भरोसा जो शब्द है वो फेमस है। अब मैं भरोसा बोलूँगा, चाहे दुनिया का कोई भी आदमी भरोसा बोलेगा, सबको एक ही समझ में आएगा कि ये यकीन की बात कर रहे हैं, ये फेथ की बात कर रहे हैं। तो ऐसा शब्द जो प्रसिद्ध अर्थ का बोध कराता हो, ये फेमस है। ठीक, दूसरा लक्षण, मुख्यार्थ से भिन्न अर्थ किंतु संबंधित, यानी अब आपने देखो ये मुख्य अर्थ से भिन्न होता है, यानी जब बोलते हैं तो उसका एक्चुअल मीनिंग वो नहीं निकलता, लेकिन उससे संबंधित मीनिंग निकलता है। जैसे अपन कई बार ऐसा बोलते हैं कि कोई भी चीज़ अपन ने कहा कि मुख्य अर्थ से थोड़ा सा भिन्न करना है, लेकिन उसका मतलब अपन वही का वही निकालें जो होता है। जैसे 9 2 11 होना, 9 2 11 होना, ये एक तरह से मुहावरा हो गया आपका। ठीक, वाक्यों में प्रयोग हो गया। तो 9 2 11 होना हमें बताया गया, इसका मतलब होता है भाग जाना, लेकिन एक्चुअल में 9 2 11 का मतलब क्या होता है? 9 और 2 जोड़ोगे तो 11 हो जाएंगे। तो ये तो इसका मुख्य अर्थ हो गया, लेकिन इस अर्थ से जुड़ा हुआ अर्थ क्या है? इसका मतलब है भाग जाना। समझ गए? हम अपनी दिनचर्या में कई बार ऐसे लोग बोलते हैं कि, एक मजाकिया तौर पे बता देता हूँ आपको कि ये आदमी उस आदमी को चूना लगा रहा है। मतलब इस बात का मतलब ये है, अगर इसको हम अविधा में बोलेंगे तो ये कहेंगे कि ये आदमी उस आदमी को मूर्ख बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, उसे छल रहा है, इस तरीके की बातें। ये तो मुख्य अर्थ हो गया। लेकिन हमने कहा कि इसे चूना लगा रहा है, तो चूना लगाने का मतलब होता है चूना लगाना, मतलब आप चूना लो, किसी आदमी को लगा दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। हम जब बोलते हैं कि वो आदमी उसको चूना लगा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आदमी उस आदमी को बेवकूफ़ बना रहा है, वो आदमी उस आदमी को ठग रहा है। समझ गए इस बात को? तो चूना लगाना एक मुख्य अर्थ नहीं है, ठग लेना उसका, वो उसका दूसरा अर्थ है। ठीक, तो इस तरीके से इस शक्ति को बोलते हैं लक्षणा शक्ति। व्यंजना, व्यंग्यार्थ का बोध, यानी व्यंजना का मतलब होता है एक तरह से दोनों, यानी जिसमें मुख्य अर्थ भी हो और इसमें लक्षण भी हो और व्यंग्यार्थ भी हो। व्यंग्यार्थ का मतलब होता है किसी की मजाक बनाई जा रही हो, और बोले कि मुख्य अर्थ भी, जैसे अगर कोई आदमी सच बोल रहा है और वो कहता है कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, तो हमने बोला कि हाँ हमें पता है तुम हो बहुत सच्चाधारी। ठीक, या फिर कोई इंसान की, हम जो किसी बच्चे की तारीफ करते हैं तो कभी कभी हम बोल देते हैं वाह रे विवेकानंद। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि विवेकानंद का अर्थ सही है, विवेकानंद का, हम विवेकानंद के बारे में ही बात कर रहे हैं। और विवेकानंद को हम यहाँ क्यों लेके आए?
क्योंकि विवेकानंद हमारी नज़र में बहुत होशियार इंसान थे। ठीक, तो हम आपकी तारीफ तो कर रहे हैं कि वारे विवेकानंद, लेकिन कुछ ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, मतलब व्यंग्यार्थ, मतलब थोड़ी सी मजाक बनाते हुए हम तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अर्थ वही निकाल रहे हैं जो निकालना चाह रहे हैं। जैसे कोई अच्छा क्रिकेट खेलता है, बहुत अच्छा शॉट मारा, तो हमारे ज़माने में लोग बोलते थे वारे तेंदुलकर, आजकल लोग बोलते हैं वारे विराट कोहली। तो इसका मतलब विराट कोहली का अर्थ यहाँ गलत नहीं है, विराट कोहली की अच्छी बैटिंग का ही अर्थ है, मतलब वो अच्छी बैटिंग कर रहा है तो तुम भी अच्छी कर रहे हो, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं अपन यहाँ पर, इसीलिए उसका नाम आएगा व्यंजना। व्यंजना मतलब मिलावट। तो मुझे लगता है शब्द शक्ति के प्रकार आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं शब्द गुण। शब्द गुण, शब्द में निहित गुण को प्रकाशित करने वाले तत्व। शक्ति क्या थी कि उसके अंदर जो अर्थ है उसको बताए, गुण क्या है, उसके शब्द के अंदर जो गुण है उसको बताए। तो गुण कितने प्रकार के होते हैं, जैसे माधुर्य, ओज, और ये दृसाद लिखा हुआ है, जो प्रसाद है। ठीक, प्रसाद। तो जब कोई एक बात बोली जाती है तो उसमें तीन बातें हो सकती हैं। पहला, या तो वो बात मीठी हो सकती है, मीठी का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि उसमें शक्कर डली हुई, मीठी का मतलब ये है कि सुनने में वो कर्ण प्रिय लगेगी और अच्छा लगेगा। या फिर ओज, मतलब सुनने के बाद क्रोध आएगा या आपको उत्साह महसूस होगा। या फिर प्रसाद, मतलब सुनने के बाद आपको बहुत शांति फील होगी, ना मीठा लगेगा ना बहुत कड़वा लगेगा, लेकिन शांति फील होगी। जैसे माधुर्य, कोई भी प्रेम का प्रसंग गाइए, कोई भी गाना गाइए, गीत गाइए, तो ये मीठे लगते हैं। ठीक, जैसे मेरी कविताएं मीठी लगती हैं। ठीक, ओज, ओज का मतलब ये हो गया कि जोशीला, जोशीला मतलब उत्साह बढ़ाने वाली बातें। जैसे मैंने कभी कहा आपसे कि गजब का जोश, गजब का जुनून, गजब का उत्साह रखते हैं मंजिल को पाने वाले। गजब का जोश, गजब का जुनून, गजब का उत्साह रखते हैं मंजिल को पाने वाले, किसी आसमां से नहीं टपकते जमी पर आसमां को छूने वाले। तो इस बात में ओज है, इसमें पावर महसूस होती है। माधुर्य, माधुर्य में प्रेम की जितनी भी कविताएं सब पढ़ दो, सब में मीठापन है। प्रसाद, ईश्वर की प्रार्थना करिए, पूजा करिए, वंदना करिए, उन सब में आपको शांति महसूस होती है। ठीक, वहां पर होता है प्रसाद गुण। तो मुझे लगता है आपका शब्द शक्ति और शब्द गुण दोनों समझ में आ गया होगा। बस यहीं तक था आपका पूरा का पूरा टॉपिक। अब मैं अंतिम जाते जाते आपको इस टॉपिक के पूरे बारे में एक बार बता दूं कि करना क्या है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसकी PDF निकालना, जिस सीक्वेंस में मैंने आपको पढ़ाया उस सीक्वेंस में आपको PDF से पढ़ना है। ठीक, एक वीडियो देखा फिर उसकी PDF पढ़िए, दूसरा वीडियो देखा फिर उसकी PDF पढ़िए। और अगर आप PDF से नहीं पढ़ना चाहते, आपको लगता है कि नहीं सर हमारे पास तो बुक्स हैं, तो मैं आपको कुछ बुक बता रहा हूँ। ये एक हिंदी कालिंदी है, एक हिंदी दिग्दर्शिका आती है। ठीक, परीक्षा बोध है, ये सारी बुक्स हैं जो अभी मार्केट में अवेलेबल है इजीली। लेकिन मैं आपसे बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि आप इनमें से किसी भी एक के भरोसे रहो, क्योंकि मैं आपको जो मटेरियल दे रहा हूँ वो इन तीनों में से निचोड़ करके बना रहा हूँ। ठीक, तो कोशिश करें जो मैं आपको मटेरियल बनाऊँ वो आप पूरा पढ़ें। उसके बाद यदि आप इन बुक्स से पढ़ना चाहते हैं तो आप आज़ाद हैं, इन बुक्स को भी पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। हिंदी बिल्कुल ख़राब नहीं होती, आप जितना चाहो पढ़िए, जीवन भर काम आएगी। फिजिक्स केमिस्ट्री एग्ज़ाम के बाद काम नहीं आएगी, लेकिन हिंदी जीवन भर काम आएगी। इसलिए हिंदी को आप दिल लगा के, मन लगा करके पढ़िए और 99, 98, 97 अबव 95 नंबर लाने की जिद्दोजहद के साथ पढ़िए। ठीक, हम पर भरोसा रखिए। वीडियो अच्छा लगे और आपको लगे कि हम शानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं तो अपने अपने दोस्तों को भी बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। 99 रुपये में इस साल रखा हुआ है, कुछ समय बाद ये फीस हो सकता है इसी वीडियो के बाद बढ़ जाए, तो आप जल्दी करिए जितना कर सकते हैं। हम पढ़ा रहे हैं, पैसे के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर पैसे के लिए पढ़ा रहे होते तो इतना अच्छा सेटअप करने के बाद 99 रुपये में आपको हिंदी नहीं पढ़ाते। ठीक, ये हम इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हिंदी से मोहब्बत करते हैं, हिंदी से प्यार करते हैं और हम हिंदी के बच्चे हैं, कवि हैं, इसीलिए हिंदी के लिए काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ बहुत दूर दूर तक जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी पढ़ें और हम पढ़ा सकें। थैंक यू। कर दिए? कब कर दिया था?